लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महायुति का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में था, इसके बाद अब पूरे देश की नज़र विधानसभा चुनाव को लेकर भी महाराष्ट्र में है। क्या परिस्थिति सुधरेगी या फिर जस की तस बनी रहेगी, जैसा कि महाविकास आघाड़ी का दावा है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने कई प्रयास किए हैं, उसमें से एक प्रयास ये है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। अब चर्चा ये की जा रही है कि विपक्ष कहता है कि ये चुनावी पैसा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो स्कीम है, गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स अनाउंस की है। जैसे गैस सिलेंडर 3 साल में 3 बार गैस सिलेंडर बिना मूल्य मुफ्त मिलेंगे। 1500 रुपये महिलाओं के लिए ये हर महीने दिया जाएगा। तो मैं समझता महिला सक्षमीकरण की हम एक तरफ बात करते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें अगर सरकार की ओर से ये प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को फ़ायदा तो गरीब लोगों को मिलना चाहिए इसका, और फ़ायदा गरीब लोग ही उठा रहे हैं, तो सवाल ऐसा है, ये जो चीज़ें हैं इससे हमारा विपक्ष परेशान है। उनको लगता है कि इसका परिणाम चुनाव पे होगा। देखो, ऐसा है कि ये स्कीम जब गरीब के लिए ली गई है, उसका फ़ायदा व्यक्तिगत तौर पर सीधा अकाउंट पे उनको मिल रहा है, तो उसमें उनको आलोचना करने की आवश्यकता क्यों? मुझे बताइए, तेलंगाना में कांग्रेस ने स्कीम्स कई अनाउंस की, कर्नाटक में अनाउंस की, तो जब वहाँ चल सकता है तो महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने अनाउंस करने में उसको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ये मेरा कहना है। सर, बदलापुर की घटना आपने देखी, करीब 10 घंटे तक ट्रेन रोक दी गई थी। क्या लग रहा है कि कौन कर रहा है राजनीतिकरण? क्या राजनीति थी वहाँ पर कि वहाँ पर सर्वसामान्य लोग थे? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि घटना बहुत गंभीर है। पूरे लोगों में बहुत चिंता का वातावरण है और ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब मिलकर प्रयास करना है। कानून इतना सख्त होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं जब होती है तो देयर इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ। लोगों को अभी इसका ज्ञान नहीं है। जो लोग इसमें है वो समझते हैं कि आसानी से निकल जाएंगे। इतना आसान नहीं है। जब किसी दूसरे व्यक्ति के ज़िंदगी से आप जब खिलवाड़ करते हो, चाहे वो लड़की हो, छोटे बच्चे हो या और भी कोई हो, तो उनके पूरा जो उनका जनजीवन है वो पूरा उसमें असर बहुत गहरा पड़ता है और उसको दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है जो बवाल उठाकर राजनीति में लाना चाहते हैं। मैं उसका बवाल तो हो सकता है, मैं ना नहीं बोलता। सामान्य नागरिक को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो इस स्थिति से चिंताग्रस्त है। और बदकिस्मती की बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें सोल्यूशन देने से या उसमें पॉजिटिव बात करके इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए, तुरंत अरेस्ट कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर, इसकी हमें समझ सकता हूँ। पर राजनीतिक जब इस्तेमाल ऐसे चीज़ों का होता है तो मुझे लगता नहीं इसका कोई अप्रिसिएशन लोगों में होता है। और मैं खुद समझता हूँ घटने के बारे में किसी को भी इसका समर्थन किसी को नहीं है करना है, कोई करता भी नहीं है, पर राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। अनिल देशमुख लगातार आरोप लगाते हैं कि जब सरकार में थे तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक कायदा बनाया था और वो केंद्र पर जाकर पेंडिंग है। शायद उस वक्त आप महाविकास आघाड़ी में भी थे, तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी देर कर रही है या फिर प्रोसीजरल? जब कानूनी तौर पे जब बदलाव होता है तब इसको एग्जामिन करना पड़ता है कि इसमें ऐसे कानून से कोई लीगल इश्यूज उसमें होंगे। मुझे पता नहीं है कि केंद्र सरकार के पास क्यों पड़ा हुआ है, पर केंद्र के पास में कोई वैलिड रीज़न होगा तो निश्चित तौर पर ध्यान देकर कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करना चाहिए, उसमें गलत क्या है? सर, एक और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? क्या सीएम शिंदे ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि क्या महायुति दूसरे चेहरे को भी देख? एक तो पक्की है कि महायुति की सरकार जो है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद में फिर इसका अंतिम फैसला होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तीनों पार्टीज़ हैं, हमारा गठबंधन है, तो गठबंधन तय करेगी कि अगला नेतृत्व किसके में होगा। पर चुनाव महायुति की सरकार जो है वो सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद इसका फैसला होगा। महायुति में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था लोकसभा चुनाव के समय। क्या विधानसभा चुनाव में उस परफॉर्मेंस को देखते हुए ज़्यादा सीट्स पर शिवसेना लड़ेगी और बीजेपी की क्या भागीदारी होगी सीट शेयरिंग को लेकर? ये कहना तो मुश्किल है कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है। जहाँ जिसकी जीतने की संभावना है उसको वो सीट देनी चाहिए, चाहे वो शिंदे साहब की हो, चाहे वो बीजेपी की हो या चाहे वो अजित पवार जी की हो। ये तीनों हम मिलकर फैसला करेंगे और फैसला करते वक्त मेरिट ये क्राइटेरिया रहेगा कि कौन से पार्टी को समर्थन अच्छा है और जहाँ जिसको समर्थन अच्छा मिलता है उसने वो सीट लड़नी चाहिए।
क्या मराठा आरक्षण का मुद्दा जानबूझकर चुनाव से पहले एक बार फिर हाईलाइट किया जाएगा? नहीं, मराठा आरक्षण का चुनाव से संबंध सीधा है ऐसे मैं नहीं मानता हूँ। कई सालों से ये चल रहा है। इसको काफ़ी हद तक प्रोग्रेस भी एकनाथ शिंदे जी के सरकार ने काफ़ी हद तक की है। 10% आरक्षण लागू किया गया है, कोर्ट का कोई उसमें बाधा नहीं है। 10% आरक्षण का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, नौकरियां मिल रही है, पढ़ाई में भी एडमिशन्स भी वहाँ मिल रहे हैं। जिनके पास में कुंडबी का पुराना डॉक्यूमेंट मिला है उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट भी मिला है। तो काफ़ी हद तक राहत मिली है। कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग है जिसके बारे में चर्चा करके फैसले की आवश्यकता है, या फिर कानूनी तौर पर उसको कैसे बिठाना है, क्या करना है। और जब ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती है तब ना कोई कांग्रेस का आता है, ना एनसीपी से आता है, ना उद्धव ठाकरे के पार्टी से कोई आता है। तो उनको भी इसमें आने आकर अपनी सहमति दर्शानी चाहिए कि अगला रास्ता क्या होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल इशू, मराठा आरक्षण कोई पॉलिटिकल इशू नहीं, सामाजिक इशू है जिसको सब ने मिलकर हल करना चाहिए। सर, महाराष्ट्र को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आपसे बेहतर मुझे लगता नहीं कि कोई और बता पाएगा कि चुनाव के वक्त क्या कुछ किसको नुकसान कर सकता है। क्या लोकसभा चुनाव में महायुति को जो नुकसान हुआ उसको लेकर अजित पवार को हार का फैक्टर माना जाए? क्योंकि अक्सर लोग यही दावा लोकसभा का इशू अलग है, देश के चुनाव है, दो देश का चुनाव है और देश के चुनाव में लोकल फैक्टर्स कम रहते हैं, प्रभाव उसका प्रभाव पूरे देश के इश्यूज पर रहता है। तो मैं नहीं समझता देश का चुनाव का लोकसभा और विधानसभा का कोई तालमेल हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। विधानसभा टोटली लोकल इश्यूज और महाराष्ट्र के इश्यूज पर लड़ी जाएगी। आखिरी सवाल, शरद पवार ने एक बार फिर उद्धव से विपरीत भूमिका निभाई है। क्या शरद पवार फिर भविष्य में एनडीए का हिस्सा बनेंगे, ऐसा लगता है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं? नहीं, शरद पवार जी के बारे में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। देश के बड़े नेता हैं, वो हर चीज़ बड़ा कैलकुलेटिव उनका मामला रहता है, तो स्वाभाविक है उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। शुभ चौहान सर थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो आगामी चुनाव है इसको लेकर महायुति पूरी तरह से तैयार है। कैमरा अनिल संगारे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.